किसी भी टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान काम होता है, लेकिन ग्राउंड पर अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना अपने आप में कठिन काम होता है। और ऐसा ही कुछ अभी भारतीय टीम के साथ हो रहा है, क्योंकि जब पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ था उससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ पे भारतीय कोच गौतम गंभीर और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बोला था कि हमारा फोकस केवल 20 विकेट लेना है सामने वाली टीम के, बाकी हमारी बल्लेबाजी में इतनी गहराई है कि वो तो अपना काम आसानी से कर ही देंगे। तो भाई साहब, आपके 20 विकेट लेगा कौन? क्या अकेले बुमराह ने ये ठेका ले रखा है कि मैं 20 विकेट लेके दूंगा आपको? और मैं तो ये सोच के डर रहा हूँ कि बुमराह इस सीरीज में केवल 3 मुकाबले खेलेंगे, बाकी के 2 मुकाबले वो नहीं खेलेंगे क्योंकि उनकी फिटनेस के चलते। तो उन 2 मुकाबलों में आपका क्या हाल होने वाला है, ये अभी से मतलब सोच के मुझे तो डर लग रहा है। क्योंकि बुमराह के होते हुए भी आपके 471 रन के जवाब में वो 465 रन बना देते हैं इंग्लैंड। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत धीमा खेला कि ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं, वो जितने मतलब रिजल्ट चाह रहे हैं इस मैच का। और उन्होंने आपके बॉलरों को इस कदर ठोका है, चाहे आप सिराज को देख लो, प्रसिद्ध कृष्णा को देख लो, मतलब सबको एक तरफ से उन्होंने मारा है। सिर्फ बुमराह और जाडेजा एक ऐसे बॉलर, 2 ऐसे बॉलर है जिनकी पिटाई नहीं हुई है। और मुझे तो गिल की कप्तानी भी समझ में नहीं आती है कि आपने शार्दुल ठाकुर को खिलाया क्यों है, ये बताओ आप। तो शार्दुल ठाकुर से ना तो उन्होंने बल्लेबाजी, चलो बल्लेबाजी में तो आउट हो गए, लेकिन टीम ने लगभग 120 ओवर डाले हैं इंग्लैंड के सामने, उसमें से केवल 6 ओवर आपने शार्दुल ठाकुर को दिए हैं। तो मतलब फिर उनको खिलाने से मतलब क्या रहा? इससे अच्छा तो आप प्रॉपर एक और बैट्समैन खिला लेते तो वो कुछ 10-20 रन तो मारता बेचारा। आपने उसको भी नहीं खिलाया और शार्दुल ठाकुर से मात्र 6 ओवर डलवाए आपने। और वो भी मतलब उनकी जब जरूरत थी तब तो उनके हाथ में गेंद दी नहीं, और जब मतलब ऐसा है कि बस अब ओवर निकालने नई गेंद आने वाली है तब जाके आप शार्दुल से ओवर पूरे करवा रहे हो। तो एक तो ये भी मुझे गिल का समझ में नहीं आया। दूसरी बात यह है कि प्रसिद्ध कृष्णा ने इस मैच में 3 विकेट जरूर लिए, हालांकि 1-2 उनकी गेंद पे कैच भी छूटे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रसिद्ध कृष्णा की आप इकॉनमी देखना, 6 के रन रेट से रन खाए हैं उन्होंने। मतलब जैसे वनडे फॉर्मेट में खाता है ना बॉलर, ऐसे उन्होंने खाए हैं, और वो भी उनके टैलेंटरों के हाथ से। चाहे आप क्रिस वॉक्स देख लो, टंग देख लो या ब्राइडन देख लो, मतलब तीनों ने छक्के मारे हैं उनको, प्रसिद्ध कृष्णा को। तो भैया भारतीय टेस्ट टीम का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये एक ऐसी टीम बन गई है भारतीय टेस्ट टीम जो आईपीएल के बेस पे अपनी टीम का सिलेक्शन करती है। मतलब पर्पल कैप जीती प्रसिद्ध कृष्णा ने तो उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया, शार्दुल ठाकुर का सीजन अच्छा गया तो उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया। और भाई साहब, टेस्ट क्रिकेट में आप फर्स्ट क्लास रणजी मुकाबले इनकी फॉर्म को देखते हुए टीम में ले आया था। हाँ, करुण नायर को टीम में मौका मिला तो वो सही है, वो एक सिलेक्शन सही है, लेकिन यार प्रसिद्ध कृष्णा की जगह शामी को क्यों शामिल नहीं किया गया? उनको एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में गेंदबाजी का, उनको पता है कि स्विंग कैसे होती है, और वो बल्लेबाजी भी कुछ हद तक अच्छी कर लेते थे, लेकिन उनको आपने जगह दी नहीं। और यार अगर ऐसा होता कि फॉर्म को देखते हुए अगर आईपीएल की फॉर्म से, तो मुझे बात सुनो, इंग्लैंड के पास फिल सॉल्ट है, आरसीबी को चैंपियन बनाने में बहुत बड़ा योगदान था उनका। वो चाहते तो फिल सॉल्ट को स्क्वाड में शामिल कर लेते कि यार अच्छा फॉर्म से आया बंदा, इसको शामिल। साई सुदर्शन के सिलेक्शन पे भी सवाल उठना चाहिए, उनके दोनों इनिंग में बल्ला शांत रहा उनका। और क्योंकि साई सुदर्शन ने भी ऑरेंज की जीती है तो उनको भी आपने स्क्वाड में शामिल कर लिया, और पर्पल के वाले को भी शामिल कर लिया, तो ऐसे तो वो फिल सॉल्ट को कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है, टीम को टेस्ट क्रिकेट की जगह ही रखना चाहिए। और आप साई सुदर्शन की जगह पे सरफराज खान को भी तो शामिल कर सकते थे। सरफराज खान आईपीएल भी नहीं खेले, उनको मतलब अभी इंट्रा स्क्वाड मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी थी, तो हम उनको शामिल कर सकते थे। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद सबसे बड़ा जो भारतीय टीम की कमी दिखी वो फील्डिंग के मामले में। मतलब आपने स्लिप कैचिंग देखी भारतीय टीम की, भारतीय टीम ने लगभग 7 से 8 कैच छोड़े हैं, और वही हैरी ब्रूक ने 99 पर आउट हुआ है। हैरी ब्रूक अगर उनके सही से कैच कर लेते तो, और ओली पॉप इन दोनों के अगर कैच कर लेते तो इंग्लैंड 300-350 पे ऑल आउट हो जाती, मतलब भारतीय टीम के पास लगभग 150 रनों की लीड रहती। लेकिन फील्डिंग में पूरी तरह से फेल रहे हैं हम। यशस्वी जायसवाल और जडेजा को तो मतलब पता नहीं उनके हाथ में क्या घी लगा था, तेल लगा था, उनके हाथ से बॉल फिसल रही थी और बार बार उन्हीं का पीछा कर रही थी बॉल। जडेजा इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फील्डरों में एक आते हैं, लेकिन उनके हाथ से लगातार गेंद छूट रही थी। और यशस्वी जायसवाल के तो मतलब उनके तो पीछे ही पड़ गई थी बॉल, उनके पास से चौका जा रहा था, हर बार चौका जा रहा था। तो यार ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको कमी लगती है विराट कोहली की और रोहित शर्मा की, वो दोनों कैसे भी थे, लेकिन फील्डिंग तो अच्छी करते थे यार, स्लिप कैचिंग तो ठीक थी उन बंदों की। तो और मार्गदर्शन, अब मेरी बात सुनो, शुभमन गिल और ऋषभ पंत को आपने पूरे मैच में कितनी बार बात करते देखा आपस में? मैंने तो एक आधी बार देखा होगा। जबकि वहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा और पंत तीनों स्लिप पे रहते थे, तीनों आपस में बात किया करते थे कि हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। उसके बाद गिल केवल सिराज के पास जाते थे, प्रसिद्ध कृष्णा वही समझाते थे। गिल को भी इतना एक्सपीरियंस थोड़ी कप्तानी का भी, वो भी नए नए कप्तान बने हैं, तो चाहते तो हालांकि पूरा देखो, एक चीज़ ये भी है कि भारतीय टीम का पूरा कंट्रोल जो चल रहा है वो ड्रेसिंग रूम से चल रहा है, कोच और जो भी उनके मेंटोर है वहाँ से पूरा कंट्रोल चल रहा है भारतीय टीम का। तो इंग्लैंड में ऐसे तो पार पाने वाला है नहीं, और बल्लेबाजी में आप जितना कुछ भी कर लो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जीतने के लिए 20
विकेट चाहिए और 20 विकेट बुमराह के अलावा दूसरा कोई बॉलर फॉर्म में लग नहीं रहा है। सिराज की फॉर्म है नहीं, लगी हुई नहीं है, उन्होंने 2 विकेट जरूर लिए लेकिन वो तो ऐसे ही तुक्के में मिल गए उनको। और प्रसिद्ध कृष्णा विकेट जरूर ले रहे हैं लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। अगर वो विकेट ले रहे हैं 3 विकेट के बदले आपको 20 ओवर में 120 रन दे रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं उन विकेटों का। और वो विकेट भी आप देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने जो विकेट लिया उन्होंने, उनकी कोई क्वालिटी नहीं है। आप जेमी स्मिथ का विकेट लिया उन्होंने, वो जेमी स्मिथ छक्का मारते हुए आउट हुए और वो भी फील्डर ने अच्छा कैच कर लिया, वरना वो भी छक्का था वहाँ पे। उसके बाद हैरी ब्रूक का उन्होंने विकेट लिया, तो हैरी ब्रूक का जो विकेट लिया उन्होंने तो उसमें भी वो बंदा चौका मारने में, मतलब बेसबॉल खेलना कुल मिला के उनको बेसबॉल के चलते आपको विकेट मिले। अगर वो पूरी तरह से जॉय रूट की तरह अगर टिक के खेलने लग जाए ना तो फिर वो मुश्किल विकेट थे आपके। 2 विकेट तो ये मैं आपको बता ही दिए। और एक ओली पॉप का विकेट था, तो ओली पॉप भी क्या है कि हर बार थर्ड मैन की दिशा में चौका मारने में वो भी आउट हुआ। तो थोड़ी सी लाइन लेंथ में सुधार करनी चाहिए। अब हर बार बाउंसर से हर खिलाड़ी को नहीं फंसा सकते, एक खिलाड़ी 2 खिलाड़ी को आप फंसा सकते हैं, लेकिन आप हर खिलाड़ी के प्रति सोच रहे हैं कि मैं तो बाउंसर का यूज़ करूँगा और इसको आउट करूँगा, तो यार हर बार ऐसा थोड़ी होने वाला है। आपने क्रिस वॉक्स को भी बाउंसर डाली और उस बंदे ने क्या लपेट के मारा आपको, 2 बॉल में 2 छक्के मारे थे उसने, क्रिस वॉक्स ने। और ब्राइडन और क्रिस वॉक्स के बीच में लगभग 60-70 रनों की पार्टनरशिप हुई और उस पार्टनरशिप ने भारतीय टीम को कहीं बैकफुट पर धकेल दिया। नहीं तो भारत अगर ने मुझे समझ में नहीं आया गिल ने वहाँ पे बुमराह को क्यों नहीं लाया, जब मेरे को अच्छे से पता है 398 रनों पे उनका 7वां विकेट गिरा था और ब्राइडन कार्स और क्रिस वॉक्स से बैटिंग कर रहे थे। उस समय गिल अगर बुमराह को ले आते तो यही टीम 410-420 पे ऑल आउट हो जाती। लेकिन बुमराह को कब लाए मानो, वो जब 448 रन बन चुके थे तब बुमराह को लाए वो। तो यार उसके बाद फिर बुमराह ने उसके बाद भी 2 विकेट निकाले, एक सिराज ने निकाला, 2 बुमराह ने निकाले। तो कहीं ना कहीं अभी भारतीय टीम को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे बैटिंग में भी अब यशस्वी जायसवाल के लिए कल अगर बात करें हम, तो बैटिंग में भी पूरी तरह फ्लॉप रहा हो, जल्दी आउट हो गए। मतलब कल का दिन तो यशस्वी जायसवाल के लिए भूलने वाला है, ना तो फील्डिंग में कुछ काम हुआ उनसे, ना बैटिंग में कुछ काम हुआ। और अभी भारत का स्कोर है 90 रनों पर 2 विकेट। अब आज अब मतलब चौथा दिन का टेस्ट में चालू हो गया है, चौथा दिन का टेस्ट चालू हो गया है और केएल राहुल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं अभी। अब शुभमन गिल और केएल राहुल, अगर ये दौर में आपको बता दूं, अगर आज का पूरा दिन, अगर चौथा दिन है आज अगर पूरा दिन भारत खेलती है तो लगभग 300-325 रन बनाएगी और 90 रन 96 रन पहले के, मतलब लगभग 400 रन है। तो 400 रन में भी इंग्लैंड उसका पीछा करने जाएगी। इंग्लैंड ऐसा नहीं कि ड्रॉ के लिए खेलेगी, इंग्लैंड रिजल्ट चाहती है, वो या तो जीतेगी या फिर हारेगी, ड्रॉ उसे पसंद नहीं है। और मैं बता दूं अगर 350-400 रन के लगभग अगर भारतीय टीम बना लिए तो सेफ है, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि मारने में वो आउट हो सकते हैं। अगर भारत की टीम कहीं 250 के रन लगभग ऑल आउट हो गई, मतलब लगभग 325 या 325 या 350 का टारगेट मिला, तो शायद इंग्लैंड चेस भी कर जाए इस बार। क्योंकि इंग्लैंड की गेंदबाजी और भारत की गेंदबाजी में कोई खास फर्क तो है नहीं। अगर भारतीय बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं अच्छे से तो इंग्लैंड तो घर है उसका, वो तो अच्छे से बैटिंग करेंगे इसे। और जॉय रूट का तभी आना बाकी है बेस्ट, उन्होंने पहले इनिंग में जल्दी आउट हो गए थे वो, और हर बार ऐसा आउट होने वाले थे ही नहीं वो। तो जॉय रूट का बेस्ट आना बाकी है अभी। तो उसके बाद डकेट भी जल्दी आउट हो गए थे और उन्होंने बेसबॉल खेलेंगे वो लोग। और बेन स्टोक्स, खासकर हम भूल गए बेन स्टोक्स को, बेन स्टोक्स भी अपनी तरह से बेहतरीन कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज चौथे दिन जब शुभमन गिल और केएल राहुल बैटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत को लगभग आज पूरा दिन बैटिंग करनी चाहिए। इसके बीच में कोशिश करनी चाहिए विकेट ना गिरे, और पूरा दिन अगर आज भारत खेल जाती है तो कहीं ना कहीं लगभग भारत 300 रन के लगभग बना लेगी। और फिर इंग्लैंड के लिए चेस करना तो मुश्किल हो जाएगा और उस चेस के चक्कर में हो सकता है कि भारतीय टीम जीत जाए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरा सेशन, आज के पूरे तीनों सेशन खेले और तीनों सेशन अगर अच्छे से खेल के निकाल दिए तो फिर एक मोमेंटम भी भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और उस मोमेंटम, देखो टेस्ट क्रिकेट पूरी तरह से मोमेंटम का खेल है। अगर मोमेंटम आपके पास है तो आज जीत सकते हैं, अगर मोमेंटम आपके पास नहीं है, जैसे उस दिन क्या हुआ था, उस दिन यही तो हुआ था कि जब भारत का स्कोर 430 पे 430 पे 3 विकेट था और 471 पे 10 विकेट हो गया, मतलब पूरा मोमेंटम भारत के हाथ से चला गया और इंग्लैंड के हाथों में चला गया था। तो वहाँ से फिर भारतीय टीम पूरी तरह से बैकफुट पे चली गई थी। हालांकि भला हो कि बुमराह थे और उन्होंने 5 विकेट लिए और कुल मिला के एक बढ़त 6 रनों की भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन एक साइकोलॉजिकल बढ़त थी वो भारत के पास 6 रनों की। 6 रनों की बढ़त कोई बड़ी बात नहीं होती, एक छक्का मारता अगर कोई भी बॉलर उनका तो बढ़त बराबर हो जाती, लेकिन बढ़त होती है और इसका एक प्रभाव भारतीय टीम के साथ पड़ेगा। तो ये एक चीज़ थी। अब भारत को कोशिश करनी चाहिए कि आज चौथा दिन चल रहा है, अभी लगभग लंच ब्रेक होने वाला है और भारत के दोनों बल्लेबाज अच्छे से खेलें और कोशिश करें कि इस 2-3 सेशन पूरे अच्छे से खेल जाएं, तो कहीं ना कहीं भारत के हाथ में मैच रहेगा। और अगर आज भारत कहीं गलती से 250 रन के लगभग ऑल आउट हो गया तो इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगी 5वें दिन की चेस कर जाए, क्योंकि पिच तो बिल्कुल मरी हुई लग रही है अभी, ना स्पिन हो रही है और ना स्विंग मिल रही है। और अगर भारत के बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करने हैं तो फिर इंग्लैंड से भी हमको यही उम्मीद रहेगी कि इंग्लैंड भी अच्छी बैटिंग करेगा।
तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपके इस छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।